आई होप आप लोगों को वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक कंसेप्ट आपको और सीखना है जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अपना माइक्रोफोन कृपया ऑफ कर दें। एक कंसेप्ट और सीखना है, एक मिनट। जिसको कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब ये क्या चीज है? कंप्रेसिबिलिटी, एक मिनट एडमिट कर लूँ। किसी ने माइक्रोफोन अपना ऑफ नहीं किया है? सबने कर लिया? चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखिए, बहुत पहले के लेक्चर्स में, जब शुरुआती लेक्चर्स थे, उसमें मैंने एक आपको टर्म बताया था, स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का टर्म बताया था मैंने, ठीक है। क्या बताया था उसमें? उसमें हमने एक बॉडी ली थी। अगर इस तरह की, सपोज मान लीजिए आपके पास बॉडी है और आपने उस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाया है। इस नॉर्मल फोर्स के कारण आएगा एक नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको हमने कहा था सिग्मा से, ठीक है। और उसके बाद ये बॉडी स्ट्रेच होती है, किसी एक लेंथ तक स्ट्रेच होगी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि इसमें स्ट्रेन जो होगा वो होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर इस बॉडी का अभी लेंथ देखोगे तो ये होगा आपका चेंज इन लेंथ यहाँ से, ठीक है। और ओरिजिनल लेंथ देखोगे तो ओरिजिनल लेंथ होगा ये एल, ठीक है। और अगर स्ट्रेन की बात करूँ तो स्ट्रेन बराबर क्या हो जाता था? डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ही क्या होती थी? स्ट्रेन होती थी। तो क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से आई है, तो उसको नॉर्मल स्ट्रेन भी कहते हैं। ये नॉर्मल स्ट्रेस है, इसकी वजह से ही तो ये स्ट्रेन आया है। भाई अगर तुम इधर की तरफ ना फोर्स लगाते, ना तुम्हारे पास इधर स्ट्रेस मिलता, और ना ही ये बॉडी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसका खिंचाव होता, ठीक है। तो क्या होता है, अब एक बात ध्यान से सुनना। जितना तुम ये मैग्नीट्यूड स्ट्रेस का बढ़ाओगे, जितना ये स्ट्रेस को तुम इंक्रीज करोगे, जितना ज़्यादा तुम ये स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे, उतना ही ज़्यादा तुमको स्ट्रेन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान दो। जितना ज़्यादा तुम स्ट्रेस को इंक्रीज करोगे, या कह लो इस फोर्स को इंक्रीज करोगे, क्योंकि एरिया जो होगा वो तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक मिनट। तो ये कह रहे थे कि जितना तुम स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे, उतना ही ज़्यादा तुमको स्ट्रेन मिलता जाएगा। भाई जितना ही तुम खींचोगे, उतना ही ज़्यादा खिंचाव होगा, जितना कम खींचोगे उतना कम खिंचाव। तो इससे बात एक समझ में आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है? कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के बराबर है, मतलब प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है, अगर तुमने नॉर्मल स्ट्रेस को बढ़ाया तो स्ट्रेन जो है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, प्रोपोर्शनैलिटी है, इक्वालिटी नहीं है। इनके बीच में प्रोपोर्शनैलिटी है, बट इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। देखोगे तो तुमको प्रोपोर्शनैलिटी दिखेगी, बट इक्वालिटी नहीं दिखेगी। ये प्रोपोर्शनल है। और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, ये याद रखना। जब भी तुम इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलोगे तो हमेशा यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करोगे, हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। जैसे ये प्रोपोर्शनैलिटी को भी तुम इक्वालिटी में बदलने वाले हो, यहाँ स्ट्रेन हो गया, यहाँ स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेन हो गया। क्योंकि तुमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी में बदल रहे हो,
तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम ई कहेंगे, और इसको ही कहते हैं यंग्स मॉडुलस। इसी को हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस। ठीक है। अब ये कोई कांस्टेंट होता है और ये हर मटेरियल के लिए अलग होता है। जैसे अगर रबड़ देखोगे तो रबड़ में ज्यादा खींचोगे तो बहुत तेजी से खिंचता हुआ चला जाएगा। ठीक है। इसका मतलब उसका यंग मॉडुलस जो होगा वो कैसा होगा, कम होगा। देखो मैं बताता हूँ। अगर तुम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करो, ये सब सोम का पार्ट है। ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन की कर्व की बात करो तो इस पे अगर मैं कोई लाइन बनाता हूँ, अगर मैं इस पे कोई लाइन बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है, तो तुम एक चीज देखो, इसी लाइन का स्लोप तुमको ई दे नहीं दे देगा, इसी लाइन का स्लोप तुमको यंग्स मॉडुलस देगा। क्योंकि इसी लाइन का तुम स्लोप देखो क्या होगा। स्लोप की अगर तुम बात करो, ये थीटा एंगल की स्लोप की अगर तुम बात करो तो टेन थीटा बराबर सिग्मा बाय ई होगा कि नहीं, सिग्मा बाय ई होगा। बात समझ में आ रही है। और यही क्या होगा, स्लोप होगा। और सिग्मा बाय ईटा हमको अच्छी तरह पता है क्या होता है, यंग्स मॉडुलस अभी देखा यहाँ पे, ये होता है यंग्स मॉडुलस। ठीक है। सिग्मा बाय ईटा क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है कैपिटल ई। अब सपोज तुम्हारे पास एक रबड़ है और एक स्टील की रॉड है। मैंने क्या कहा, सपोज तुम्हारे पास एक रबड़ है और एक स्टील की रॉड है। तो जाहिर सी बात है अगर तुम सेम स्ट्रेस स्टील की रॉड पे लगाओगे तो वो कम खींचेगी। और अगर देखो जब भी कंपैरिजन करते हैं ना तो कोई एक क्वांटिटी कॉमन लेते हैं। कॉमन मतलब वही वैल्यू भाई। अगर तुम मान लो दो एलिमेंट लिए, एक स्टील की रॉड लिए, एक रबड़ ले लिए, तो तुम्हें तो स्ट्रेस सेम रखना पड़ेगा ना, तभी तो तुम कंपेयर कर पाओगे। स्ट्रेस सेम रखोगे भाई, जो बल होगा जिससे तुम खींच रहे हो उसको सेम रखोगे दोनों में, और फिर देखोगे कि दोनों में कौन सी ज्यादा खींच रही है, तभी तो तुम कंपेयर कर पाओगे। तो स्ट्रेस तुमने सेम रखा तो जाहिर सी बात है जो ये मैंने हरे में बनाया है वो समझ लो स्टील रॉड के लिए है। ठीक है, ये स्टील के लिए है। तो जाहिर सी बात है अगर तुम सेम स्ट्रेस में स्टील को खींचो और रबड़ को खींचो तो जाहिर सी बात है रबड़ जो होगा वो ज्यादा स्ट्रेच करेगा स्टील रॉड से, कई ज्यादा स्ट्रेच कर जाएगा। और अगर मैं इस नीले कर्व से जो है रबड़ का बनाऊं, अगर मैं इस नीले कर्व से रबड़ का दिखाना चाहूं, ठीक है, तो देखो सेम स्ट्रेस पे ये स्ट्रेस सेम है, स्ट्रेस सेम है दोनों के लिए। रबड़ पे देखो क्या मिल रहा है, स्ट्रेन ज्यादा मिल रहा है कि नहीं, और स्टील पे कम मिल रहा है। तो जिसमें ज्यादा मिल रहा है उसका स्लोप कम है। जिस पे ज्यादा मिल रहा है उसका स्लोप कम है। इसका मतलब यंग्स मॉडुलस रबड़ का स्टील से कम हो जाएगा। यानी कि यंग मॉडुलस रबड़ का स्टील से कम हो जाएगा। बात समझ गए। मतलब जो जितना कम डिफॉर्म करेगा यंग्स मॉडुलस उतना ज्यादा होगा उसका। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो कहने का बस सिंपल सा यही मतलब था मेरा, कि अगर बात करो तो डिस्कशन शुरू हुआ था मेरा यही बताने से कि जितना स्ट्रेस लगाओगे उतना ही खिंचाव होगा। ठीक है। स्ट्रेस इज परपेंडिकुलर टू स्ट्रेन, ए सॉरी, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस। ये है यंग्स मॉडुलस। ठीक है। इसी तरह आपने एक देखा था शियर फोर्स। शियर फोर्स देखा था कि नहीं देखा था, और उसके साथ भी एक शियर स्ट्रेन आया था। सेम चीज उसके लिए भी लागू होती है। मतलब शियर स्ट्रेन, शियर फोर्स जितना या शियर स्ट्रेस जितना बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा आपका शियर स्ट्रेन। बात समझ में आ रही है। सेम चीज उसी के ऊपर है। अब जैसे मान लो शियर स्ट्रेस को तुम बढ़ाओगे तो शियर स्ट्रेन उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है। और फिर से यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा रहे हो, कांस्टेंट ला रहे हो, तो वो जो कांस्टेंट होता है उसको जी से दिखाते हैं, और इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बात समझ गए। इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।
समझ रहे हैं आप बात? ये सब नाम है, ठीक है। तो आप, आई होप आपको ये दो समझ में आ गया होगा, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। एक जो है शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन को रिलेट करता है, जिसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और एक जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन को रिलेट करता है, जिसको हमने कहा यंग्स मॉडुलस। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब देखते हैं आगे। एक और होता है जिसको कहते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमेशा फ्लूइड में नजर आता है। देखिए क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे कोई बॉडी है, मान लो इस तरह की बॉडी है, क्यूबॉइड के शेप में है, ठीक है, क्यूबॉइड के शेप में है, इस तरह की बॉडी है, और उसको पानी के अंदर डुबो दिया गया है। पानी के अंदर चारों तरफ पानी है, चारों तरफ पानी पानी है, और उसको डुबो दिया गया है। जैसे ही तुम उसको पानी के अंदर डुबोगे, ठीक है, पानी अपना प्रेशर लगाने लगेगा उस पे। और ये मैंने बात पहले भी की है आप लोगों के साथ, कि पानी का प्रेशर जो होता है उसको हम वो हर जगह से, हर दिशा से बराबर लगता है। ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे जब इसको पानी में डाल दिया, तो अब इस पे हर डायरेक्शन से फोर्स लगने लगेगा, चारों तरफ से फोर्स लगने लगेगा, नीचे से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, ठीक है। और ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब सेम मैग्नीट्यूड का प्रेशर है ये, ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, ये सारा प्रेशर फोर्स क्या मिलके कर रहा है, इस बॉडी को श्रिंक करने की कोशिश कर रहा होगा, मतलब इसको छोटा करने की कोशिश कर रहा होगा, चारों तरफ से बराबर। ये बिल्कुल तुम ऐसा समझ लो कि अपनी मुट्ठी में कोई एक छोटा सा आटे का गोला रख लो और मुट्ठी को दबाना शुरू करो। सिर्फ सेम वैसा ही कुछ हो रहा है इस बॉडी के ऊपर, ठीक है। मुट्ठी को दबाओगे तो चारों तरफ से इक्वली प्रेशर लगने लगेगा आटे के गोले पे, और वो जो आटा का गोला होगा, मान लो ऐसे, तो वो श्रिंक करने लगेगा, उसका वॉल्यूम जो होगा वो कम होने लगेगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, है कि नहीं? बात बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। पानी में जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को घुमा घुसाया, चारों तरफ से इक्वल फोर्स इस पे लगने लगेगा, प्रेशर, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। भाई फोर्स है, अगर प्रेशर है तो प्रेशर और फोर्स में क्या डिफरेंस है? जब तुम फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दोगे तभी तुम्हें प्रेशर मिल जाएगा, यस और नो? तो यहाँ पर एक तरह से समझो, तो इफेक्ट वाइज की बात करो तो फोर्स और प्रेशर एक ही है, बस एरिया से डिवाइड करना है तुमको, फोर्स को, प्रेशर मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रुके हुए फ्लूइड की बात हो रही है। सपोज बाल्टी में तुमने एक बॉल डाल दी, तो वो क्या हो गया, आपका रुका हुआ फ्लूइड है बाल्टी के अंदर। तो बॉल जब अंदर गई तो उस पे कैसा बल लगने लगा, हाइड्रोस्टैटिक लगा कि नहीं लगा? बोलो यस और नो, ठीक है। अब ये चाहेगा, अब ये क्या चाहेगा, ये क्या चाहेगा, इस पूरे क्यूब को, ये पूरे क्यूब को क्या कर दे, छोटा कर दे, श्रिंक कर दे, दबा दे, इसका वॉल्यूम चेंज कर दे, ठीक है। और अगर चेंज देखो मेरे बच्चे, चेंज अगर देखो, चेंज हमेशा यहाँ नेगेटिव में आएगा। अगर डेल्टा वी देखोगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा। जरा ध्यान से देखो, चेंज का क्या मतलब होता है, चेंज का हमेशा मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। कोई भी संख्या या कोई भी पैरामीटर, कोई भी आप ले लो वैल्यू, ठीक है, उसका फाइनल माइनस इनिशियल को ही तो चेंज देखते हैं, बताओ। अगर मैंने यहाँ पर एक रॉड को खींचा था, तो उसमें चेंज देखोगे तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ देखोगे, है ना मेरे लाल? बताओ। और जब रॉड को खींचते हो तो हमेशा चेंज जो होगा, हमेशा चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जब रॉड को खींचे थे यंग्स मॉडुलस में, तो चेंज पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो फाइनल लेंथ है वो ज्यादा होगी इनिशियल लेंथ से, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे तो चेंज जो होगा वो तुमको नेगेटिव नजर आएगा। यहाँ पर तुमको देखोगे तो चेंज जो होगा वो नेगेटिव नजर आएगा, क्योंकि फाइनली जो होगा वो बॉडी
छोटी हो जाएगी। आटे को गोले को तुम हाथ में रखोगे तो पहले वो बड़ा होगा, जैसे जैसे दबाओगे उसका ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसकी वजह से अगर तुम चेंज इन वॉल्यूम देखोगे मेरे बच्चे, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ गए? मुझे लगता है बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, अगर ये बात समझ गए हो तो अब मैं एक टर्म तुम्हारे सामने लाऊंगा जिसको मैं कहूंगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या बोला मैंने? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जब मैं स्ट्रेन की बात कर रहा था अभी पहले, एक रॉड ली थी, उसे खींचा था किसी फोर्स से, तो उसके लेंथ में कुछ चेंज आया था, याद है? भाई जब मैंने रॉड खींची तो इनिशियल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ यानी चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल की बात कर रहा था मैं। और ये एल क्या था? एल क्या था बच्चे? ये था लेंथ। ठीक है, लेंथ था, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे थे लेंथ में चेंज। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में बस इसी लेंथ को तुम वॉल्यूम से बदल दो। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ तो मैं तुम इसी लेंथ को वॉल्यूम में चेंज कर दो बेटा। वॉल्यूमेट्रिक है ना ये क्या है? वॉल्यूम है। तो इसी को तुम वॉल्यूम के टर्म्स में लिखोगे तो क्या लिख दोगे बताओ? डेल्टा वी अपॉन वी लिखोगे कि नहीं? सेम बिल्कुल जैसे लिखा था चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, उसी का एनालॉगस देखो, एनालॉगी देखो। मतलब कि कहने का मतलब है कि सेम तरीके से अब लेंथ को तुम वॉल्यूम से रिप्लेस कर दो तो तुमको क्या मिल जाएगा बेटा बताओ? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगा कि नहीं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगा। लेकिन तुम इस केस में देखो, अगर तुम इस केस में देखो तो तुम्हारा चेंज इन वॉल्यूम तो नेगेटिव है। मुझे बताओ, चेंज इन वॉल्यूम तो नेगेटिव है इन केस ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर तुम रख रहे हो तो चेंज इन वॉल्यूम तुम्हारा नेगेटिव है। बताओ, चेंज इन वॉल्यूम तुम्हारा नेगेटिव है। और अगर चेंज इन वॉल्यूम तुम्हारा नेगेटिव है, और अगर चेंज इन वॉल्यूम तुम्हारा नेगेटिव है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन केस ऑफ लिक्विड, मतलब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं, मतलब लिक्विड के अंदर अगर तुमने बॉडी रखी है तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नेगेटिव में होगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए? तो हमने यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी देख लिया। अब देखिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट किया था हमने दो तरीके से। पहला तो हमने लिया था नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन को कैसे रिलेट करेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेन से कैसे रिलेट किया गया था? यंग्स मॉडुलस द्वारा, जो कैपिटल ई था। और अगर तुम शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन को रिलेट करो तो किससे रिलेट किया था? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से, जिसको जी से दिखाया था। उसी तरह यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और प्रेशर को रिलेट किया जाता है एक क्वांटिटी से जिसको हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। और ये सब याद रखना बच्चे, ये बहुत काम आने वाला है, सोम में भी काम आएगा। सोम में आप जो है पानी के अंदर नहीं रखोगे लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लगाओगे। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस की अगर मैं बात करता हूँ, सेम बिल्कुल है यंग्स मॉडुलस की तरह। बल्क मॉडुलस में क्या है? देखो, पहले यंग्स मॉडुलस से रिलेट करो। यंग्स मॉडुलस क्या था? पहले कहा कि एक एक रॉड है, उसमें खींचा हमने स्ट्रेस से। ठीक है, स्ट्रेस लगा के खींचा था, नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है, और जब हमने इस इक्वालिटी को हटाया था यहाँ से, तब हमने यहाँ पे रखा था यंग्स मॉडुलस, जिसको कैपिटल ई से दिखा रहे थे। ठीक है, अब ये यंग्स मॉडुलस आया किसकी वजह से? रिस्पॉन्सिबल कौन था? नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस।
और अगर मैं पानी के अंदर देखूं, पानी के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन करा रहा है, बताओ। पानी के अंदर कौन ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कराने का? तो देखोगे कि ये प्रेशर जो है, यही जो प्रेशर पी है, हाँ हाँ, यही जो प्रेशर पी है, यही जो प्रेशर पी है, यही रिस्पॉन्सिबल है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बल्क मॉडुलस आपको समझ में आ ही गया होगा क्या होगा। बल्क मॉडुलस की अगर मैं बात करता हूँ तो बल्क मॉडुलस सिंपली क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बल्क मॉडुलस को हम के से दिखाते हैं, ठीक है। के से दिखा दो, कई लोग इसको के से दिखाते हैं, ठीक है। तो के से दिखा दो, तो के बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर, प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बात समझ गए बेटा? प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये होगा कि नहीं होगा बताओ। प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना, ये हो जाएगा बल्क मॉडुलस। और हम सभी को पता है कि यहाँ पे ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा इन केस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब तुम लिक्विड में डालोगे कोई भी बॉडी तो हमेशा दबाव में रहेगी। और तुम अगर लोहा लेके लोहे पे हथौड़ा मारने लगो तब भी तुम वॉल्यूम चेंज करते हो, ये बात ध्यान रखना। लेकिन वॉल्यूम उस समय बढ़ जाता है। अब जैसे मान लो कोई मेटल का तुम ब्लॉक लाए, उस पे हथौड़ा चलाने लगे, उसको पतला कर दिए, फैला दिए इधर उधर, तो तुमने क्या किया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया। बात समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पर जो होगा, ये हाइड्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब मैं हाइड्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो सारी चीजें हम हाइड्रोस्टैटिक से टर्म में बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर तुम बल्क मॉडुलस को डिफाइन करोगे, बेटा माइक्रोफोन ऑफ कर लो, कोई ऑन किए हुए है, शुभम पांडे है शायद। ठीक है, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस में अगर तुम बात करोगे तो बल्क मॉडुलस के बराबर क्या हो जाएगा, बताओ। के बराबर हो जाएगा जो प्रेशर पी है तुम्हारा, जिसके कारण आ रहा है तुम्हारा प्रेशर पी अपॉन माइनस डेल्टा वी बाय वी, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बल्क मॉडुलस। और याद करना, जब लेक्चर की शुरुआत हम कर रहे थे तो मैं बात कर रहा था कंप्रेसिबिलिटी की। जो पहला आज का हेडिंग था वो कंप्रेसिबिलिटी का था। और कंप्रेसिबिलिटी कुछ नहीं, कंप्रेसिबिलिटी कुछ नहीं, 1/k होती है बस। कंप्रेसिबिलिटी कुछ नहीं होता, बस 1/k होता है, मतलब बल्क मॉडुलस का उल्टा होता है। बात समझ गए? बल्क मॉडुलस का उल्टा होता है कंप्रेसिबिलिटी के, बस, ठीक है। चलिए, शायद आपको, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बल्क मॉडुलस। अब एक सवाल है आपके पास, एक सवाल है जो कि आपका AKTU में आया हुआ है 7 मार्क्स का, इसी पे बल्क मॉडुलस पे रिलेटेड। तो मैं लिख भी रहा, मैं
हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? एक्चुअली वो बंद हो गया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो हम सवाल की यहाँ बात कर रहे थे। चलिए चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास। आज का पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। मतलब आपको क्वेश्चन निकाल रहा हूँ मैं, के निकालना है, के निकालना है और कंप्रेसिबिलिटी निकालना है 1/k। ठीक है, ये निकालना है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कम 1/k होती है। ठीक है। अच्छा, एक काम करिए, आप लोग फिर से ज्वाइन करिए, क्योंकि ये 40 मिनट का मीटिंग एंड होने वाला है। ठीक है, तो मैं आप लोग सब बाहर निकल के वापस ज्वाइन करिएगा, वहाँ बैठे मत रहिएगा। ठीक है, तो मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, आप फिर से ज्वाइन करिए। कृपया इसको फिर से ज्वाइन करिए। अरे आप लोग फिर से, प्रशांत दीक्षित, राजीव ठाकुर, भाई हटो, निकलो। अभिषेक मंगल, मीटिंग एंड करके बाहर आ जाओ। असाइनमेंट फिर वो भेजेंगे कैसे? व्हाट्सएप पे? अरे सत्येंद्र वर्मा, शिव मंगल, ये लोग गए ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं, आपका क्वेश्चन है पहला। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन पहला। माइक्रोफोन बंद कर लीजिए। आपको निकालना है कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस। ठीक है, आपको निकालना है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी निकालना है और बल्क मॉडुलस निकालना है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/k ही तो हो जाएगा, बताओ। बल्क मॉडुलस का उल्टा हो जाएगा। इफ द प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज्ड फ्रॉम 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब जब प्रेशर जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, लिक्विड के अंदर डाला गया है जिसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे। ठीक है, जब ऐसा हो रहा है तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा है 15% से। तो वॉल्यूम जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है 15% से। वॉल्यूम जो है डिक्रीजेज बाय, वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय 0.15%। वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय 0.15%। तो आपको ये निकालना है। ये के ट्यूब में आया हुआ क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का है। 5 मिनट दे रहा हूँ, उसको ट्राई करें। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? बाकी सब लोगों को आ रही है आवाज़? चैट करके कृपया बताएं, आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को?
ठीक है, सवाल समझ गए होगे मेरे हिसाब से। सवाल समझ जाओ। बल्क मॉडुलस निकालना है, कंप्रेसिबिलिटी निकालना है, ठीक है। प्रेशर जो है चेंज होता है 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक, ठीक है। और वॉल्यूम जो है डिक्रीज करता है तुम्हारा 0.15%। चलिए निकालिए। मोबाइल नेटवर्क चला रहे, यहाँ आके देख लीजिए, यहाँ पे आके। स्टडीज मंगा नहीं क्या? हाँ कितने का आया? 400-800 रुपए का है। लिख के गए? इसी पे स्ट्रेट करके लिखना पड़ता है। इसीलिए डिस्क है ना, डिस्क पर। वो ऐसा करते हैं तो अपने आप हो जाता है। अच्छा वो अपने आप ऐसे हो जाता है वो। सही है, इजी भी बहुत बना दिया है। ऑनलाइन मंगाया था? हाँ, मंगा लिया है, कम से कम इससे लिखने में लेकिन वो है कि मैंने जो सोचा था वैसा नहीं निकला ये, मतलब कि बहुत अच्छा नहीं लिखा जाएगा इससे। बहुत अच्छा नहीं होता। वो क्या होता है कि साइज मेरी हाँ, बहुत मतलब आप ऐसा सोचोगे कि जैसे पेपर पे, वैसा नहीं हो पाएगा। और कोई सवाल मतलब छोटा मोटा है, नहीं चल रहा। छोटा मोटा है तभी निकल पाएगा। देखिए करेक्टली नहीं हो रहा। हम्म ये बड़ी दिक्कत है, ऑनलाइन में दिक्कत तो है ही है सर, क्या बताएं। नेटवर्क ही नहीं है। चलिए, किसी एक ने निकाला है आंसर, तो मुझे आंसर पता नहीं है, देखते हैं कि सही आंसर है कि नहीं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, सीधे सीधे हमें बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको,
बताया था K बराबर P अपॉन माइनस डेल्टा V बाई V, ठीक है। अब देखो एक चीज, यहाँ पे जो P है ना, ये P बेसिकली चेंज इन प्रेशर है, क्योंकि मैंने इनिशियल प्रेशर को 0 मान लिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे P लिख दिया, ठीक है। इस चीज को समझ लेंगे। देखिए जब आप प्रेशर चेंज करोगे तभी तो वो बॉडी श्रिंक करेगी, मतलब अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जैसे आपने हाथ में, वही मैं एग्जांपल लेता हूँ पुराना, आटे का गोला ले लिया, हाथ में आटे का गोला ले लिया, जब तक आप प्रेशर इंक्रीज नहीं करोगे, मतलब अपनी मुट्ठी ना बंद करोगे, तब तक वॉल्यूम कहाँ से श्रिंक करेगा, मतलब उसका वॉल्यूम कहाँ छोटा होगा। बात समझ रहे हो। और जब मैं स्ट्रेस की भी बात कर रहा था तो कृपया अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दें। अब देखो वही हुआ, कोई एक लड़का था इसमें, जब मैंने कहा था कि बाहर आ जाओ तो वो सुना नहीं और वो होस्ट बन गया होगा। और फिर जब मैं एंटर हुआ उसी लिंक को दबा के, तो मैं वापस से होस्ट बन गया, तो वही 40 मिनट वाला चक्कर हो गया। इसीलिए जब मैं आपसे कहूँ ना तो सभी लोग बाहर आ जाया करो, कोई भी अंदर ना रहा करो। बात समझ गए। मीटिंग एंड कर दो वहीं पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपने। तो देखिए यहाँ पे बल्क मॉडुलस की बात मैं कर रहा था, मैं कह रहा था यहाँ पे मैंने P लिखा था। एक्चुअली ये P मैंने इसीलिए लिखा था क्योंकि इनिशियल प्रेशर मैंने 0 मान लिया था। यहाँ पे चेंज इन प्रेशर होगा। जैसे कि मान लो कि कोई बॉडी है, मैं बॉडी की बात करूँ, जब मैं यंग्स मॉडुलस की बात कर रहा था तो यहाँ पे मैंने लगाया था एक स्ट्रेस, और स्ट्रेस इज रिलेटेड टू स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेस बेसिकली तब लगा है जब इनिशियली इस पे 0 स्ट्रेस है। बात समझ में आ गई। जब इस स्ट्रेस के लगने से पहले इस पे 0 स्ट्रेस है, तो यहाँ बेसिकली चेंज दिया हुआ है, तो कायदे से यहाँ पे चेंज होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं रिलेट कर रहा था इसीलिए मैंने वहाँ P लिख दिया था। बात समझ में आ रही है। अगर चेंज इन स्ट्रेस की बात करेगा, अरे ऐसा भी तो केस हो सकता है कि मान लो इस पे पहले जो है स्ट्रेस कोई लग रहा हो, इस पे जो है कोई पहले स्ट्रेस लग रहा हो सिग्मा 1, पहले स्ट्रेस 0 की जगह पहले कोई स्ट्रेस लग रहा हो सिग्मा 1, उसकी वजह से कोई खिंचाव आया,
उसके बाद मैंने इस स्ट्रेस को बढ़ा के सिग्मा 2 कर दिया, उसकी वजह से और खिंचाव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। ये सिग्मा 2 अगर सिग्मा 1 से बड़ा है तो इसकी वजह से और खिंचाव आ जाएगा। तो यहाँ पे चेंज इन स्ट्रेस की बात होगी, ठीक है। जब इनिशियली आपका जीरो नहीं है तो चेंज इन स्ट्रेस की बात होगी, और अगर इनिशियली जीरो है तो आप स्ट्रेस लिखो या पी लिखो ऊपर, ठीक है। तो ये एक चीज़ मैं बताना भूल गया था आपको, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर आपको बेसिकली दिया हुआ है चेंज इन प्रेशर, मतलब प्रेशर का चेंज दिया हुआ है, बात समझ गए, प्रेशर का चेंज दिया हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ और, आज विशाल सर की क्लास नहीं होगी मटेरियल साइंस की, उसकी जगह मैं क्लास लूँगा। और अगर दिन में नहीं करने आए क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे ही अटेंडेंस दें दिन में, ठीक है, नहीं तो नुकसान आप ही का है, ठीक है। तो देखिए मैं ये कह रहा था आपसे कि यहाँ पर k की वैल्यू जो होगी वो होगी डी पी अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस डेल्टा वी बाई वी है, ये बात सही है, लेकिन क्वेश्चन में उसने पहले ही माइनस डेल्टा वी की वैल्यू दे दी है। जब वो लिखता है ना इस तरह से क्वेश्चन, ध्यान देना मेरी बात को, किसी ने माइनस लिखा था, डिक्रीज इन वॉल्यूम, अगर वो डिक्रीज इन वॉल्यूम दे रहा है ना, अगर वो चेंज इन वॉल्यूम बोलता, अगर वो चेंज इन वॉल्यूम बोलता तब तुम माइनस लगाते, अगर वो डिक्रीज इन वॉल्यूम बोल रहा है तो वो सीधे माइनस डेल्टा वी की वैल्यू दे रहा है। ये नहीं सब बात समझे। अगर क्वेश्चन में कह रहा है डिक्रीज इन वॉल्यूम ये है, तो इसका मतलब वो जो होगा माइनस डेल्टा वी की वैल्यू दे रहा है तुमको। अगर वो कहेगा चेंज इन वॉल्यूम तो तब तुम लिखोगे यहाँ पे माइनस, तब तुम यहाँ माइनस लिख सकते हो। लेकिन अगर वो देखो क्वेश्चन में कह रहा है डिक्रीज, मैंने लिखा भी था वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय, अगर उसने खुद ही तुमसे कह दिया, हाँ अभी चेक करते हैं आंसर, तो डिक्रीजेस बाय अगर बता रहा है तो उसने तुमसे माइनस डेल्टा वी की वैल्यू दे दी, तुम्हें खुद ही पहले ही दे दी माइनस डेल्टा वी की वैल्यू। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अगर डिक्रीज टर्म का यूज कर दिया तो उसने माइनस डेल्टा वी बताया है तुम्हें, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए आपको चेंज इन प्रेशर क्या है 70 से 130, इसका मतलब आपको 60 का चेंज आ गया। चेंज इन प्रेशर की बात करोगे, चेंज इन प्रेशर की बात करोगे तो 60 न्यूटन पर सेंटीमीटर का चेंज आ गया। अच्छा यूनिट की मैंने बात नहीं की, देखो मेरे लाल, यूनिट जो है यंग्स मॉडुलस हो, चाहे आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, चाहे आपका बल्क मॉडुलस हो, उसकी यूनिट जो होगी एसआई में बात कर रहा हूँ पास्कल ही होगी। जो स्ट्रेस की यूनिट होती है सेम होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो स्ट्रेन होता है वो यूनिटलेस होता है। स्ट्रेन जो होता है भाई यूनिट कैसे निकालोगे, अगर यंग्स मॉडुलस की बात करो तो ई बराबर सिग्मा बाय स्ट्रेन हो जाएगा। तो ये तो यूनिटलेस है ना मेरे लाल, क्योंकि ये रेशियो है लेंथ का, तो ऊपर ऊपर लेंथ जो होगा ये चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ है, तो ये जो है यूनिटलेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर तो कट गया। तो जब नीचे यूनिटलेस है तो ई की यूनिट या जी की यूनिट या के की यूनिट ये क्या हो जाएगी, पास्कल ही तो हो जाएगी। बात समझ में आ गई, तो इसकी यूनिट भी पास्कल होगी। एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की, ठीक है। तो आप लोगों ने यूनिट नहीं मेंशन किया कि किस यूनिट में निकाला है आपने आंसर, ठीक है, आपने यूनिट नहीं बताई हमें, ठीक है। अपॉन, अब देखो चेंज इन वॉल्यूम वो कह रहा है परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है। तो माइनस डेल्टा भी उसने पहले ही दे रखा है परसेंटेज में 0.15%। अब इस चीज़ को समझो, 0.15% का क्या मतलब हुआ, अगर इस पॉइंट को मैं हटाता हूँ तो ये 100 हो गया, ठीक है। इसका मतलब सिंपली वो ये कहना चाहता है कि अगर कोई क्वांटिटी तुम्हारी 100 थी तो उसका चेंज जो है वो 15% हो गया है, मतलब कि
15 से तुमने 100 को घटा दिया है। अरे ये तो तुम्हारा क्लास 8th की बात है ना, मैथ की बात है ये सब। किसी को ये नहीं समझ में आया तो मैं बताऊं जल्दी से। कोई भी संख्या है उसको अगर 0.15 से % से कम कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया? ये पॉइंट हटाओगे, परसेंटेज का क्या मतलब हुआ? ये पॉइंट तुमने ये परसेंटेज को हटाओगे, नीचे 100 आ जाएगा। बताओ। गुड। 0.15/100। ये तुम्हारा कहने का मतलब है कोई भी संख्या 0.15% है। परसेंट का क्या मतलब होता है? परसेंट का मतलब 1/100 होता है। परसेंट का मतलब 1/100 होता है। ठीक है। इसका मतलब इनिशियल वैल्यू जो थी वो थी 100, और जो चेंज हुआ वो हुआ 0.15। चेंज जो हुआ वो हुआ 0.15, यही तो मतलब हुआ। नहीं समझ पा रहे हो? किसी भी संख्या को 10% से घटा दें, किसी भी संख्या। अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, मुझे लगता है मोबाइल रख के चले जाते हैं, ये अटेंडेंस मिल जाएगी। अब कुछ लोग मतलब 2 ही 3 लड़के रिप्लाई करते हैं, कोई कुछ कहता ही नहीं है। बाकी लोग एक दो तो मुझे ऐसा लगता होंगे ऐसे, बस ऑनलाइन हो गए, निकल गए, चले गए वहां से। ठीक है। तो बेवकूफ़ अपने आप को ही बना रहे हैं वो लोग, उनको हमें कुछ नहीं कहना है। जो होगा देखा जाएगा। अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो। ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि मान लो कोई संख्या तुम 10% से कम कर रहे हो, तो 10% का क्या मतलब हो गया? 1/10 हो गया कि नहीं? भाई ये परसेंटेज जो है तुमने 1/100 कर लिया। इसका मतलब चेंज जो है ऊपर जो होता है वो चेंज दिखाता है, ऊपर जो होता है चेंज होता है, और ये जो नीचे होता है उसको इनिशियल वैल्यू कहते हैं, जो इनिशियल वैल्यू है। और अगर फाइनल वैल्यू के टर्म में रेशियो देखोगे तो 9/10 आएगा। मतलब ये हो गई तुम्हारी फाइनल वैल्यू, ये हो गई इनिशियल वैल्यू। बात समझ रहे हो? मेरे हिसाब से समझ गए होगे। तो यहाँ पे 0.15% से चेंज हो रहा है, इसका मतलब। और माइनस वो डिक्रीजेस बोल चुका है, वो डिक्रीजेस क्वेश्चन में बोल चुका है। तो माइनस डेल्टा बाय वी क्या हो जाएगा? सिंपली 0.15/100 हो जाएगा बस। -डेल्टा वी क्या हो जाएगा? 0.15/100 हो जाएगा बस, ये हो जाएगा। और जब तुम यहाँ पे रखोगे 0.15/100, 0.15/100, 100 चला जाएगा ऊपर। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे किससे होगा? ये 10⁴ हो जाएगा, ये जो होगा, क्योंकि ये पॉइंट भी हटाओगे ना। हाँ देख रहे हैं आंसर क्या होगा, पता नहीं है। ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10⁴ आ जाएगा, तो ऊपर चला गया 10⁴। और 15⁴ क्या होता है? 60। 15⁴ क्या होता है? 60 होता है। इसका मतलब अगर तुम देखोगे तो आपका आंसर आएगा 4 × 10⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ गए? न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इसको पास्कल में बदलना चाहोगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होते हैं? 1/100 मीटर होता है। भाई पास्कल बराबर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। देखो आंसर क्या आया आपका? सर सब लोग अलग अलग टेबल्स हो ना, कम से कम 2 हाँ, क्योंकि एक केस में क्या है, इसीलिए कह रहे हैं सब लोग सर अलग अलग मार्क्स लगाए रखिए, क्योंकि अगर कोई हो गया तो मान लीजिए कि आप लोगों के पास कितना फाइनेंशियल सपोर्ट है, मैं आपको चाहिए, आप समझ सकते हैं। कॉलेज कॉलेज में चुनी करें आप बिल्कुल जानी नहीं। वो तो पता है सर। 4 × 10⁴ इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल का 4 × 10⁴ क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको चेंज करना चाहते हो पास्कल में
तो 1 सेंटीमीटर को चेंज करोगे, 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर। तो ये हो जाएगा, नीचे देखोगे अगर इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो ये आ जाएगा 1/10⁴ मीटर स्क्वायर, और फिर ये 10⁴ मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब पास्कल में बहुत ज़्यादा आ जाएगा आपका, तो 4 × 10⁸ आ जाएगा, 10⁸ पास्कल आ जाएगा। ये आ जाएगा आंसर आपका। क्या बात समझ में आ गई? नहीं तो आप आंसर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर क्या कहते हैं, आपका मटेरियल साइंस वाले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, आज ही है वो मटेरियल साइंस, विशाल सर नहीं लेंगे क्लास। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और कोई डाउट हो तो उसी समय पूछ लीजिएगा हमसे।